हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम शुभम। पोएम रीड करने से पहले हम जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, इस पोएम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का ये मतलब बर्फ के महीन कण हैं, यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये पोएट का यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज कर देती है। पोएट का मूड बेचैनी से खुशी में बदल जाता है। जब वो अपना दिन पछतावे में बिता रहे थे तब ये डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है और ये मामूली सी घटना उनके लिए खुशी ले आती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को अनकन्वेंशनल मैनर में प्रेजेंट किया है। जहाँ अदर पोइट्स अपनी पोएम में नाइटिंगेल्स और स्पैरोज को यूज़ करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो में एक क्रो को यूज़ किया है, एक कौवे को यूज़ किया है, जिसको लोग एसोसिएट करते हैं डार्क से, ब्लैक से और फ्यूचर की अशुभ घटना से। और इसी कारण से अदर पोइट्स सिंगिंग नाइटिंगेल्स को, ब्यूटीफुल वाइट डव्स जैसे बर्ड्स को अपनी पोएम में इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री के बारे में भी लिखा है, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है। उन्होंने अपनी पोएम में किसी सुंदर पेड़ के बारे में नहीं लिखा, जैसे कि मैपल, ओक ट्री, पाइन ट्री, बिकॉज इन ट्रीज को ब्यूटी और हैप्पीनेस से सिम्बलाइज किया जाता है। फ्रॉस्ट अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो में रिप्रेजेंट करना चाहते थे फीलिंग ऑफ सैडनेस और रेग्रेट को। इसी वजह से उन्होंने हेमलॉक ट्री को यूज़ किया। तो इस तरह अभी तक हमने समझा कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं सोरो को, दुख को, सैडनेस को, और स्नो या हम कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करती है जॉय को। तो हम अपनी पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पोएम रीड करने के साथ साथ हम इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में भी समझेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस प्लांट है, एक धतूरे का पौधा है जिस पर वाइट फ्लावर्स होते हैं। इसका मीनिंग समझते हैं। जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी या बर्फ की धूल गिराई। लिटरेरी डिवाइस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो लास्ट वर्ड है क्रो, एंड सेकंड लाइन में मी, देन स्नो एंड देन ट्री। सो क्रो एंड स्नो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एक तरह से सेम तरह राइम कर रही हैं, क्रो एंड स्नो। देन सेकेंड एंड फोर्थ लाइन मी एंड ट्री दोनों ही राइम कर रही हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है वो है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब होता है सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, मीन्स नो कोमा, नो फुल स्टॉप। जैसे कि आप पहले पैराग्राफ में देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन ख़त्म होने के बाद इसके बाद कोई कोमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। सो इस टेक्निक को एंजैबमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है वोवल साउंड्स रिपीटेड इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जब एक ही वोवल्स का साउंड रिपीट होता है अलग अलग वर्ड्स में, तब उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे कि हम अपनी फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में देखेंगे, शूक डाउन ऑन मी। यहाँ पर ओ का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, शूक में भी, डाउन में भी और ऑन में भी। बढ़ते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। यहाँ पर रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रेग्रेट, पछतावे में गंवाना, खोना। उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया
जो मैं पछतावे में गवा रहा था। अब बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग स्कीम के बारे में। यहाँ पर 5th लाइन के लास्ट में हार्ट एंड 7th लाइन के लास्ट में पार्ट। हार्ट एंड पार्ट दोनों ही राइम कर रहे हैं और 6th लाइन में मूड एंड 8th लाइन में लास्ट लाइन में व्यूड, ये दोनों ही राइम कर रहे हैं। तो हमारी राइमिंग स्कीम है CD। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है एंजैबमेंट, जिस तरह लास्ट पैराग्राफ में भी हुआ था। हम देख सकते हैं 5th से 8th तक यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है, सेकंड लाइन स्टार्ट होने के लिए ना ही कोई कोमा है, तो इस टेक्निक को एंजैबमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव एंड क्लोजली बेस्ड वर्ड्स। जब सेम कॉन्सोनेंट का साउंड वर्ड्स के स्टार्टिंग में आता है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्टिंग में आता है, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी 5th लाइन है यहाँ पर हैज़ एंड हार्ट, दोनों ही वर्ड्स के स्टार्टिंग में एच जो है वो रिपीट हो रहा है, और 7th लाइन में सेव्ड एंड सम, दोनों ही वर्ड्स में एस कॉन्सोनेंट जो है हमारा रिपीट हो रहा है। इस टेक्निक को हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है सेम लेटर इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। जैसे कि हम 8th लाइन में देख सकते हैं कि डे, हैड एंड र्यूड, इन तीनों ही वर्ड्स में हमारा जो डी है वो रिपीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोहराते हैं कि छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती हैं। ये पोएम बताती है कि अगर हम अपने कठिन समय का सामना करते हुए उससे बाहर निकलें तो अंत में जो सिचुएशन होगी वो खुशियों से भरी होगी। छोटी सी चीज़ें जो हम अपने जीवन में लोगों के लिए करते हैं वो एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। We just think about our random acts of kindness we do and how much that brightens a person's day and sometimes change their future. ये पोएम आसान शब्दों में छोटी सी घटना को बताती है। ये पोएम बताती है कि एक स्मॉल इंसिडेंट एक बड़ा और महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि पोएट पोएम की बिगिनिंग में अपसेट होता है एंड बर्फ़ के गिरने के बाद उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। लास्ट में वो नेचर का थैंकफुल होता है जिसने उसका दिन पछतावे में खोने से बचा दिया। So I hope guys you really like the video, and if you really did, so hit the like button and share it with your friends. Tell us in the comment box which part of the poem you like most. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।